तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमें जो है बेटा आपके साथ आपका इंटरनेशनल ट्रेड वाला टॉपिक जो है उसे करना है फिनिश। अगर आपको याद हो इंटरनेशनल ट्रेड में हमने अभी तक काफी सारे डिस्कशन कर लिए। स्टार्टिंग में इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने थ्योरीज पढ़ी, उसके बाद आया कॉन्सेप्ट ट्रेड पॉलिसी का कि इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन से टैरिफ और कौन कौन से नॉन टैरिफ मेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट का और उसका इफेक्ट एंड मैकेनिज्म समझाया कि कैसे रेट फ्लक्चुएट होता है, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ये सब क्या होता है सब बताया आपको। अब हमें जो लास्ट टॉपिक करना है बेटा हमारे चैप्टर का, आप प्लीज नोट्स के लिए मार्जिन रख लेना। आई होप आपके सबके नोट्स पूरे हो। जिसके नोट्स पूरे नहीं है वो प्लीज आप एक पेज छोड़ देना, जितना भी आपको लग रहा है रिक्वायर्ड है, जितना जिसके पेज छूटे हुए पीडीएफ में काउंट कर लो कितने पेजेस का काम छूटा हुआ है और उतने पेजेस आप छोड़ देना। अब आते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड के लास्ट चैप्टर पे और लास्ट टॉपिक का ना हेडिंग है फॉरेन कैपिटल मूवमेंट। बेटा लास्ट हेडिंग है फॉरेन कैपिटल मूवमेंट, फॉरेन कैपिटल मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही आराम से पहले हम इस टर्म को समझेंगे कि सर फॉरेन कैपिटल आखिर होता क्या है। जैसे जैसे मैं नोट बना रहा हूं आप भी वैसे ही ऑर्डर पे फॉलो करते रहना बेटा, एकदम आराम से आपको समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप फॉरेन कैपिटल का मीनिंग लिखेंगे। लिखेंगे इट मींस एनी इनफ्लो ऑफ कैपिटल into the home slash domestic country from abroad या फिर फॉरेन कंट्री। मांझी जी फॉरेन कैपिटल का मतलब है, फॉरेन कैपिटल का मतलब है इनफ्लो ऑफ कैपिटल। अंडरलाइन कर लेना वर्ड क्या है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल। मतलब जब भी पैसा बाहर कंट्री यानी अब्रॉड से होम कंट्री यानी डोमेस्टिक कंट्री में आएगा तो दैट इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड फॉरेन कैपिटल। क्या है वो, फॉरेन कैपिटल। क्लियर है। अब पैसा आने का यानी फॉरेन कैपिटल आने का चार सोर्सेज होते हैं। कितने सोर्सेज होते हैं, तो बेटा फॉरेन कैपिटल चार टाइप का होता है, ऐसे ही बनाते चलना साथ साथ। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, चैप्टर लिटरली बता रहा हूं, बस पढ़ना है आपको एक बार। और 2 या 3 नंबर, 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली से, मैक्सिमम 3, 2 ही आए थे पिछली बार भी, और एकदम सिंपल वाले आप टैकल कर लोगे। 1 2 3 4 फॉरेन कैपिटल बेटा चार टाइप का होता है, चार तरीके से पैसा इनफ्लो आता है बाहर से इंडिया में। मान लीजिए सबसे पहला है फॉरेन एड या असिस्टेंस। सेकेंड इनफ्लो ऑफ कैपिटल होता है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। थर्ड होता है डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिया जो है। और लास्ट जो है बेटा पॉइंट नंबर 4 दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन कैपिटल चार तरीके से आता है इंडिया में बाहर से, पहला चार तरीके से आएगा। सबसे पहला फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, आप समझ गए भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेपाल में भूकंप आया है ना, कहीं पे सुनामी आ गई, कोई नेशनल कैलामिटी आ गई, तो इंडिया जो है वो बाहर नेपाल को ग्रांट डोनेशन या एड या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, 200 करोड़ की डोनेशन दे दी। ऐसे इंडिया में कोई चीज आ गई तो बाहर वाले लोग हमें ग्रांट प्रोवाइड करेंगे, तो फॉरेन कैपिटल मूव करता है पहला फॉरेन एड के फॉर्म में। दूसरा क्या है बेटा, बोरोइंग।
अब बोरोइंग कई तरह की होती है, आप बाहर के लोगों से पैसा ले सकते हो, बाहर के बैंक से पैसा ले सकते हो, बाहर की गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हो, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी पैसा ले सकते हो। थर्ड है विच इज डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। अब ये देखो क्या होता है, ये वो इंडियंस है जो कहां के रेजिडेंट है, बाहर के है, तो इंडियन लेकिन रहते हैं यूएस में। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि भाई देखो, अगर आप वहां का डॉलर जो आपने कमाया है इंडिया के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रखोगे तो हम आपको दो फायदे देंगे। पहला, यूएस के बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट आपको देंगे, और दूसरा जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिलेगी वो टैक्सेबल भी नहीं होगी। यूएस के बैंक में वो पैसा रखोगे तो पहला तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, और दूसरा इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वही पैसा एनआरआई इंडियन बैंक में रखेगा तो भैया वो टैक्सेबल भी नहीं होगा और इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा देते हैं। तो ऐसे लालच करके हम उन इंडियंस को जो बाहर रहते हैं उनका पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, कहां पे, इंडिया में। इसका बेनिफिट होता है कि हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज आती है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे गारंटेड क्वेश्चन आएगा, वो क्या है बेटा, लास्ट तरीका फॉरेन कैपिटल कहां से आता है, इन्वेस्टमेंट से। किससे आता है बेटा, आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइप की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। दोनों से फॉरेन कंट्री से पैसा आता है। तो हम पढ़ेंगे एक एक करके सबको, ठीक है। अब आपने 4 पार्ट में डिवाइड करा, चलो जी। सबसे पहले है ना फॉरेन एड और असिस्टेंस। अब इसमें क्या क्या आता है, चलिए लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले बायलेटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बायलेटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब हम जो है वो यूएस को ग्रांट दे रहा है, यूएस जो है वो हमें ग्रांट दे रहा है, दोनों गवर्नमेंट आपस में ग्रांट देती है एक दूसरे को। तो दिस इज बायलेटरल या डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट, जिसमें दो कंट्री होती है। कई बार गवर्नमेंट जो ग्रांट है वो मल्टीलेटरल एड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स पूलिंग फंड्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है बेटा। फिर से रिपीट करा, दो कंट्रीज के बीच में ग्रांट्स हो रही है, बायलेटरल ग्रांट्स है। अब जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया तो 5-6 कंट्री मिलके ग्रांट दे दे के मनी पूल कर रही है, इकट्ठा कर रही है, और किसको दे दिया, नेपाल को। अब ये कैसी ग्रांट है, मल्टीलेटरल, क्योंकि मोर देन 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो वो पूल मनी भी दे सकते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है टाइड एड और अनटाइड एड। जो आपकी एड या ग्रांट है वो टाइड और अनटाइड होती है। भव्य, टाइड अनटाइड मतलब मैंने किसी कंट्री को ग्रांट दी और उसमें वो पैसा किस स्पेसिफिक जगह पे यूज करना है वो बता दिया, तो वो कैसी एड है, टाइड। टाइड मतलब जिसके साथ एक कंडीशन टाई होके आई है। अनटाइड मतलब ग्रांट दे दी, भैया तुझे जैसे यूज करना है कर ले। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेना, टाइड वाली में क्या होता है, एड विद ऑर्डर्स रिगार्डिंग यूज ऑफ मनी। ये कौन सी है, ये टाइड वाली है बेटा, जहां पे आपने एड तो दी है लेकिन आपने यूज ऑफ मनी के लिए ऑर्डर दिए है। रहमान भाई, यूज ऑफ मनी के लिए क्या दिए, कि कैसे यूज होगा। अनटाइड में कोई ऑर्डर जैसे आपको करना आप कर सकते हो। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर डी लिखना, फॉरेन ग्रांट्स वॉलंटरली गिवन बाय गवर्नमेंट्स
इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, फॉरेन कैपिटल का पहला पॉइंट, किसी को कोई डाउट? फॉरेन कैपिटल का मीनिंग बताया, इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। चार टाइप से इनफ्लो होता है। सबसे पहला है फॉरेन एड, जिसके अंदर क्या क्या आता है? बायलेटरल, मल्टीलेटरल, टाइड, अनटाइड, और फॉरेन ग्रांट्स वॉलंटरी गिवन बाय गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड टाइप है बेटा, दैट इज बोरोइंग्स। सेकेंड है आपका बोरोइंग्स। इंडिया पैसे बोरो करके भी तो फॉरेन कैपिटल ला सकता है। अब बोरोइंग्स के अंदर देखो कैटेगरी क्या क्या आएगी। नंबर 1, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स। सबसे पहला है डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से डायरेक्ट लोन लेती है। नेक्स्ट, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। भव्य कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब की बात कर रहे हैं, इनसे भी लोन ले सकते हो आप। थर्ड लिखो, सॉफ्ट लोन्स। एग्जाम्पल के लिए लोन्स फ्रॉम affiliates of वर्ल्ड बैंक। अगर आपको एक छोटा लोन चाहिए और आप एक डेवलप्ड कंट्री ज्यादा नहीं हो, तो आप सॉफ्ट लोन लेते हो। सॉफ्ट लोन क्या होता है? वर्ल्ड बैंक के अंडर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन लाते हैं जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये वर्ल्ड बैंक से अफिलिएटेड होते हैं। इनको फंडिंग कहां से मिलती है? वर्ल्ड बैंक को। तो टेक्निकली वर्ल्ड बैंक पैसा देता है इनको, और ये पैसा देते हैं कंट्रीज को। तो पहला आप किसी गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो, दूसरा डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक से ले लो, या फिर कोई सॉफ्ट लोन ले लो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो वर्ल्ड बैंक से एफिलिएटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए आईडीए, एक बॉडी है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट करके कुछ है, वो एक वर्ल्ड बैंक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है। वो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेता है और आगे कंट्रीज को पैसे देता है। तो आप वो भी ले सकते हो। डी कैटेगरी आती है बेटा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, आप यूएस या बाहर के कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हो, उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। रेमन भाई, पहले वाले में हम दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट से लोन ले रहे थे, इसमें हम दूसरी कंट्री के बैंक से लोन ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक से। और लास्ट बोरोइंग करने का एक और है, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज। बेटा ये फॉरेन कैपिटल का सेकंड टाइप है। फॉरेन एड की फॉर्म में फॉरेन कैपिटल आएगा, बोरोइंग की फॉर्म में आएगा, दो टाइप हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इसमें कोई टाइप 5 अंदर नहीं है। कुछ ऐसे इंडिया के लोग होते हैं मानसी, जो बाहर रहते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि बेटा आप बाहर अपने बैंक में पैसे मत रखो, आप इंडिया के बंदे हो, रहते बाहर हो, कमाते बाहर हो, बट आप पैसे के लिए बैंक में डिपॉजिट कहां पे रखो? इंडिया के। इसमें आपको दो फायदे देंगे। पहला फायदा, यूएस के बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे आपके पैसे पे, और दूसरा फायदा, जो इंटरेस्ट होगा वो नॉन टैक्सेबल होगा। ऐसे लालच देके हम इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं उनके पैसे को इंडिया में डिपॉजिट करवा लेते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मेथड है जो यूज होता है।
थर्ड वाले में कोई पॉइंट नहीं है। थर्ड पॉइंट, डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई। और लास्ट फोर्थ पॉइंट पे आ जाना बेटा, इन्वेस्टमेंट्स। इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में गारंटेड क्वेश्चन आएगा। थर्ड में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा फोर्थ पे आ रहा हूं। अब थर्ड में कुछ नहीं है, बुक में भी कुछ नहीं दिया हुआ, बस मैंने थोड़ा बता दिया जो आपकी नॉलेज के लिए था। बेटा अगर बाहर की लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे भी फॉरेन कैपिटल आएगा। तो फोर्थ टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, बस एक छोटा ब्रीफिंग दूंगा, नहीं छोटा ब्रीफिंग दूंगा। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एफडीआई, एफपीआई। क्वेश्चन गारंटेड आएगा बेटा इससे, गारंटेड 110%। ठीक है मानसी जी, समझे दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल और सरल है एकदम। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा था, फिर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एफडीआई ये होती है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। जब कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, किस में इन्वेस्ट करता है? बिजनेस में, पूरे बिजनेस में, वो एफडीआई है। इसमें याद रखना बेटा, यहां पे आपका जो है ना, जो मोटिव है वो है बिजनेस की ओनरशिप लेना, बिजनेस का कंट्रोल लेना, बिजनेस की मैनेजमेंट का कंट्रोल लेना। तो आपका जो गोल है, भव्य गोल क्या है? बिजनेस की ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये लेना गोल। बेटा वो तो शेयर से ही तो लेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल लेता है, शेयर ही ले रहा है, तो दोनों में शेयर ले रहा है। डिफरेंस भी बताता हूं। एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होती है। कैसे होती है? आपका गोल होता है लॉन्ग टर्म, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल ले रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए आओगे। और जनरली ये इन्वेस्टमेंट 10% और मोर होती है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी के, मिस्टर जॉन है बाहर के, उन्होंने इंडिया की ए लिमिटेड के 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर ले लिए, तो हम उसे ट्रीट करेंगे, वो क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पे आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आपका इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, यहां पे आप ओनरशिप कंट्रोल एंड रनिंग चाहते हो उस बिजनेस की, हम करें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। और यहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 10% और मोर। बट व्हेन इट कम्स टू एफपीआई, यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन पूरे बिजनेस में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप इन्वेस्ट करते हो सिर्फ किसमें? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में। यहां पे जो पर्पस है वो कंट्रोल या ओनरशिप का नहीं है, पर्पस है सिर्फ किसका?
रिटर्न्स जनरेट करने का, प्रॉफिट कमाने का पर्सपेक्टिव है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ये जो है बेटा याद रखना, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है कि आपने पैसा डाला, आपके रिटर्न्स बने और आप तुरंत एग्जिट ले लोगे। और यहां पे जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है वो होती है लेस देन 10%। आई होप आपको दोनों इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्लियर है। दोनों में आप इक्विटी शेयर ले रहे हो, लेकिन आप 10% है उससे ज्यादा लेते हो ना, तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट आता है, ओनरशिप। आपका जो पर्पस है वो रिटर्न कमाना नहीं है, आपका पर्पस है बिजनेस को एक्वायर करना। लेकिन जब आपने लिया 2%, 5%, क्लियर इंटेंशन है कि भाई मैंने पैसा डाला, प्रॉफिट जनरेट होगा, मैं पैसा बेच के एग्जिट ले लूंगा, तब वो मोटिव क्या है? एफपीआई। क्लियर है? एफडीआई बन जाएगा। हाँ, 10 भी ले लिया तो भी एफडीआई है, 10 या 10 से ज्यादा पे एफडीआई रहता। अभी मैं अच्छे डिफरेंट लिखाऊंगा, ये तो मेरे टर्म्स में था, बुक में जो दिया है वो मैं लिखवाऊंगा। पहले बताइए बेटा, फॉरेन कैपिटल समझ आता है? फॉरेन कैपिटल, और फॉरेन कैपिटल होने के 4 तरीके बता दिए। पहला फॉरेन ग्रांट्स, एड्स या असिस्टेंस, सेकंड है बोरोविंग्स, थर्ड है डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, और चौथा क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब पूरा सिलेबस में इन्वेस्टमेंट ये जो आप पे फोकस करेगा। बिल्कुल, बेटा बिजनेस खरीदने के लिए आपको लेने तो शेयर ही पड़ेंगे, नॉट डिबेंचर्स। डिबेंचर में इन्वेस्ट नहीं होता एफडीआई में। एफपीआई में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में होता है। एफडीआई में आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो सिर्फ शेयर लेके बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं है। आपका इंटेंशन है एक मेजर स्टेक ऑफ शेयर लेना, ताकि आप बिजनेस को अक्वायर या ओनरशिप या कंट्रोल मैनेज कर पाओ। अगर मैं शेयर ले रहा हूं थोड़े से क्लियर पर्पज से कि मुझे बस प्रॉफिट कमा के निकलना है, तो फिर मेरी एफपीआई होगी। लेकिन अगर मैं शेयर ले रहा हूं, रहने तो शेयर ही पड़ेंगे ना, अगर मैं शेयर ले रहा हूं इस पर्पज से कि भाई मैं 10, 15, 20% लूंगा और मेरा ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल होगा उस बिजनेस में, मैं रियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वो एफडीआई कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, वही इंटेंशन होगी ना। अब जैसे टाटा मोटर्स ने यूएस, बेटा अगर मैंने तेरा 20% ले लिया तो क्या होगा? वो एफडीआई। 12% ले लिया, एफडीआई। हाँ हो सकता है, तो वो एफपीआई बन जाएगा। तुझे तेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ी पता चलेगा। मतलब देख क्या होता है ना, जब आप एफडीआई के इंटेंशन से आते हो ना, तो पेपर वर्क एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं। कंट्रीज की रेगुलेशन होती है कि जब गवर्नमेंट आने दे रही है ना, आप एफडीआई के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। पेपर वर्क होगा कि भाई हम इस बिजनेस का 10% अक्वायर कर रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मली। एफपीआई तो तू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से परचेज कर लेगा ना, उसमें तुझे इन्वॉल्वमेंट, पेपर वर्क कुछ नहीं करना पड़ता, तो वो इंटेंशन पता चल जाता है। अब इलॉन मस्क आया, उसने बोला भाई मुझे यहाँ पे टाटा मोटर्स बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे 15% स्टेक खरीदना है। तो वो आएगा, टाटा से बात करेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज देखेगा, फिर खरीदेगा। एफडीआई है, वो बेचने के पर्सपेक्टिव से नहीं है। लेकिन अगर उसे टाटा मोटर्स का थोड़ा सा स्टेक खरीदना है, वो गया स्टॉक मार्केट पे, इंडिया से स्टॉक खरीद लिए 5% शेयर, अब उसका इंटेंशन क्लियर है, प्रॉफिट मिलेगा तो वो बेच के निकल जाएगा। ये फर्क है। अब आ जाइए भाई, अब हम दोनों इन्वेस्टमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे, एंड स्टार्टिंग विद एफडीआई। हेडिंग डालो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टेबल खत्म हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। चलो लिखेंगे भाई। एफडीआई इज डिफाइंड as a process whereby the resident of one country the resident of one country acquires ownership of an asset
acquires ownership of an asset in another country. तो यहां पे आप इन्वेस्ट करते हो असेट में, बिजनेस में, फिजिकल एसेट, आप लैंड खरीदोगे, आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, अपना बिजनेस सेटअप करोगे, या किसी और का बिजनेस जिसमें लैंड वैंड सब अक्वायर करके मॉडिफाई करोगे, तो यहां पे आप ओनरशिप लेते हो असेट का इन अनदर कंट्री. पॉइंट नंबर 2 लिखना, सच मूवमेंट ऑफ कैपिटल involves ownership, control as well as management of the asset in the host country. तो जब आप ये कैपिटल मूवमेंट करोगे तो ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट भी आपके हाथ में आ जाएगा. इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में ये होता है. ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पे टेक्निकली अगर मैं समझाऊं इजी वर्ड्स में, तो एक होगी होम कंट्री, ठीक है, एक होगी होस्ट कंट्री. होम कंट्री इज व्हाट? यूएसए. और होस्ट कंट्री लाइक इंडिया. अब इंडिया, यूएसए में कंपनी है लेट्स से एप्पल. अब इन भाई साहब ने इन्वेस्ट करा इंडिया में एंड अक्वायर कर लिया 12% इक्विटी शेयर. सर किसका? लेट्स से ए लिमिटेड का. तो हम बोलेंगे ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और इंडिया में क्या आया? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो गया ना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फॉरेन इनफ्लो. फॉरेन कैपिटल आ गया. और ये एफडीआई का एग्जांपल है, क्योंकि शेयर कितने खरीदे? 12%. मोर देन 10 है ना, 10 और मोर देन 10. ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर है. नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, टाइप्स ऑफ एफडीआई. अब एफडीआई भी मल्टीपल टाइप्स की होती है. ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग को एक बार रिजॉइन करो जल्दी से. नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ एफडीआई. टाइप्स ऑफ एफडीआई. अब ध्यान से बेटा, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है इसमें. नंबर 1, सबसे पहली होती है हॉरिजॉन्टल एफडीआई. नंबर 1 कौन सा बेटा? हॉरिजॉन्टल एफडीआई. ये क्या होती है? जब भी आप एफडीआई लगाते हो सेम सेक्टर में, जैसे इंडिया में एक कंपनी है टाटा मोटर्स, और जर्मनी में एक कंपनी है टोयोटा मोटर्स. अब टोयोटा मोटर्स ऑटोमोबाइल बनाती है, गाड़ियां बनाती है, टाटा मोटर्स भी गाड़ी बनाती है. टोयोटा ने लेट्स से टाटा को अक्वायर कर लिया, मोर देन 10% ले लिया, तो उसने अपने ही जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करा है ना, वो भी गाड़ी बनाता है, वो भी गाड़ी बनाता है, तब हम इसे बोलेंगे कैसी एफडीआई है? हॉरिजॉन्टल. जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस में एफडीआई लगती है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई. तो लिखेंगे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई.
investor starts the same type of business activity in a foreign country as it conducts in the होम कंट्री। तो जब आप सेम टाइप के बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अंडरलाइन कर लेना सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया टोयोटा मोटर्स परचेजिंग टाटा मोटर्स। ये भी ऑटोमोबाइल बनाता है, वो भी ऑटोमोबाइल। तो जब आप सेम टाइप ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो मोर देन 10 ईयर से ज्यादा, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। सेकेंड टाइप लिखना, सेकेंड होता है वर्टिकल एफडीआई। अब देखो वर्टिकल एफडीआई क्या है। एक कंपनी है टोयोटा मोटर्स, कौन सी कंपनी, क्या बनाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर उसने सेम टाइप ऑफ बिजनेस में करा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। अब उसने क्या करा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करा, उसने गाड़ी के कंपोनेंट बनाने वाले बिजनेस को खरीद लिया। जैसे एक कंपनी टायर बनाती है अपोलो, तो टोयोटा ने ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जो कंपोनेंट बनाता है। जैसे भाई मेरा एक फोन है, अब फोन जो है उसका मदरबोर्ड बनता है, डिस्प्ले बनता है, कैमरा बनता है। तो अगर एप्पल एक फोन बनाने वाली कंपनी है, उसने एक कैमरा लेंस बनाने वाली कंपनी का शेयर खरीद लिया 10 या उससे ज्यादा, तो वो एफडीआई कैसी मानी जाएगी, वर्टिकल। कैसी मानी जाएगी, वर्टिकल होता है जब आप सेम टाइप का प्रोडक्ट ना जाते हुए उसके रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनीज को अक्वायर करते हो, दैट इज वर्टिकल एफडीआई। तो लिखेंगे वर्टिकल एफडीआई क्या है, इन्वेस्टर establishes or acquires business operation in host country which is different from the investors main business activity but supplements its मेन बिजनेस एक्टिविटी। अंडरलाइन कर लेना बेटा, आप ऐसे बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो बिजनेस को जो कि डिफरेंट फ्रॉम मेन बिजनेस है, लेकिन भव्य भाई क्या है, सप्लीमेंट है मेन बिजनेस का। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया था जैसे सुजुकी इन्वेस्टिंग इन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। जैसे कि इंडिया की आपको नॉलेज नहीं होगी, इंडिया की कंपनी गैब्रियल, पता है गैब्रियल, सुना है गैब्रियल, गैब्रियल ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर देखा है, ओला का। तो जो ओला के जितने भी पार्ट है ना, सब सस्पेंशन शॉकर्स पूरा बॉडी वॉडी, ये गैब्रियल देता है। वो ऑटो पार्ट्स बनाने की कंपनी है, ऑटोमोबाइल नहीं बनाता, ऑटो पार्ट्स बनाता है बस, शॉकर सस्पेंशन ये सब।
तो सुजुकी ने क्या करा, इंडिया की गैब्रियल या कोई ऐसी कंपनी जो ऑटो पार्ट बनाती है उनमें इन्वेस्ट कर दिया। अब ये वर्टिकल एफडीआई है, क्या है भव्य, क्लियर है? हॉरिजॉन्टल एफडीआई में सेम बिजनेस टाइप पे इन्वेस्ट करते हो, वर्टिकल में आप क्या करते हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस फ्रॉम द मेन बिजनेस, बट वो सप्लीमेंट टू द मेन बिजनेस होता है। थर्ड टाइप ऑफ एफडीआई लिखो बेटा, थर्ड टाइप, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई मतलब क्या, कोई लॉजिक नहीं है, ना ही सेम बिजनेस है, ना ही सप्लीमेंट बिजनेस है। मेरा बिजनेस है ऑटोमोबाइल का और मैंने इन्वेस्ट कर दिया फर्नीचर के बिजनेस पे, समझ रहे हो? मेरा बिजनेस क्या है, ऑटोमोबाइल का, मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया जहां पे ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल, मैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ना ही वो मेरे जैसा बिजनेस है, ना ही मेरे से कनेक्टेड या सप्लीमेंट बिजनेस है, दोनों अलग ही सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, बट मैंने इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। लिख लो बेटा, इन्वेस्टर मेक्स investment in a business operation that is unrelated to its existing business in home country। इन्वेस्टर ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज टोटली अनरिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई सर पैर नहीं है, ठीक है ना भाई? अच्छा, ओला ने उबर में इन्वेस्ट करा, ये कौन सी एफडीआई है, हॉरिजॉन्टल, सेम नेचर के बिजनेस में, ठीक है ना? यहां पे अनरिलेटेड है, ओला ने इन्वेस्ट कर दिया जोमैटो में, अब जोमैटो फूड डिलीवरी ऐप है, ओला भाई कैब प्रोवाइडर है, कॉन्ग्लोमरेट हो जाएगा। लास्ट आ जाओ, फोर्थ, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इतना, टू वे एफडीआई। नाम से शायद पता लग गया, टू वे मतलब जब दो कंपनी दोनों में एक दूसरे इन्वेस्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट, ए ने बी में इन्वेस्ट कर दिया और बी ने, जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट इक्वल होनी चाहिए, ए ने 12% बी लिमिटेड का लिया, बी ने 15% ए लिमिटेड का ले लिया शेयर, अब ये क्या है, टू वे एफडीआई, बस दोनों 10% ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल हो, 12, 15, 20, 25 कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। तो लिखो, रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट्स between countries that occur when some industries are more advanced in one nation while other industries are more efficient in other nations। रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल मैंने बना दिया था, ए लिमिटेड है यूएसए की, बी लिमिटेड है इंडिया की, ये भाई साहब 12% शेयर लेते हैं, ये भाई साहब 15% शेयर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट या टू वे एफडीआई। बेटा क्या एफडीआई के चारों टाइप आपको समझ आते हैं? इसी के साथ एफडीआई हो गया है खत्म। जल्दी से बताओ यार, कोई डाउट? सबसे पहले मैंने फॉरेन कैपिटल बताया,
उसके 4 टाइप होते हैं, क्या क्या? एफडीआई, सॉरी, फॉरेन एड, बोरोइंग्स, डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई और इन्वेस्टमेंट। फिर बताया इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, एफडीआई और एफपीआई। स्टार्टिंग विद एफडीआई, मैंने बताया एफडीआई में आप इन्वेस्ट करते हो असेट में। किस में इन्वेस्ट करते हो? असेट में। जनरली शेयर 10% या उससे ज्यादा का स्टेक लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है और इसमें आपका मेजर एम होता है बिजनेस की ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल अक्वायर करना। क्लियर है? एफडीआई 4 टाइप की होती है। सेम बिजनेस बोले तो हॉरिजॉन्टल, रॉ मटेरियल वाले बिजनेस में करा तो वर्टिकल, कोई भी लॉजिक नहीं अनरिलेटेड है तो कॉन्ग्लोमरेट, और लास्ट दोनों में आपस में रेसिप्रोकल कर दिया तो टू वे एफडीआई। एकदम सिंपल चल रहा है ना चैप्टर? चैप्टर ही सिंपल है। अगली हेडिंग डालो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जल्दी से डालो भाई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मानसी जी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एफपीआई। और मानसी जी सारे पॉइंट मैंने बता दिए। नंबर 1, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं किसमें? शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में। इन्वेस्टमेंट होती है लेस देन 10%। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और यहां पे ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल वाला मोटिव, पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। तो लिखते हैं पहले बुक में लिखो भैया। फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल बिटवीन कंट्रीज। एफपीआई की डेफिनेशन है, एफपीआई रेफर्स टू फ्लो ऑफ कौन सा कैपिटल? याद रखना, 1 मार्क में आएगा। और पता है एफडीआई को क्या बोलते हैं? एफडीआई को बोलते हैं फ्लो ऑफ रियल कैपिटल। फ्लो ऑफ, आप चाहो तो एफडीआई में ब्रैकेट में लिख लो, वहां पे होता है फ्लो ऑफ रियल कैपिटल, यहां पे होता है फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल, ये तो लिखवाई दिया ना। वहां पे याद रखना एफडीआई में फ्लो ऑफ रियल कैपिटल होता है। पॉइंट नंबर 2, it does not involve ownership or control on the part of the investor, unlike FDI। इन्वेस्टर को ओनरशिप कंट्रोल से कोई भी मतलब नहीं है। लास्ट पॉइंट, दिस इन्वेस्टमेंट is usually short term in nature। ये नेचर में कैसी होती है बेटा? शॉर्ट टर्म। इसी में एक छोटी सी हेडिंग डालना, फीचर्स ऑफ एफपीआई। हेडिंग डालेंगे फीचर्स ऑफ एफपीआई। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है भाई। नंबर 1, पहला पॉइंट लिख लो, यहां पे होता है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल कैपिटल, ये ऑलरेडी आपको पता है। और उस साइड क्या होता था? इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल, एफडीआई में, यहां फाइनेंशियल कैपिटल। सेकंड फीचर लिखो, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एफपीआई is usually felt on BOP and forex rate। जब एफपीआई लगती है ना तो इसका इफेक्ट इमीडिएट होता है। कैसे होता है? मतलब क्या? देखो एफडीआई में टाइम लगता है, आप प्लान करते हो, प्रोसीजर करते हो, फॉर्मेलिटीज करते हो।
तो पैसा धीरे धीरे लगते लगते इंपैक्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन एफपीआई में धैड़ पैड़ पैसा लगाओगे एकदम से बीओपी में इफेक्ट आ जाएगा, और जब निकलेगा तो भी एकदम फटाफट निकालोगे पैसा, उससे भी बीओपी में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो एफपीआई का इफेक्ट कैसा आता है? इमीडिएट बेसिस पे। कैसा आता है? शॉर्ट टर्म मामला है ना सारा, लेकिन एफडीआई अच्छी है, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा आता है? लॉन्ग टर्म। जब आप लगाओगे एकदम से कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, धीरे 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 करके पैसा लगेगा इकोनॉमी में ज्यादा। थर्ड डालो, फीचर में लिखना एफपीआई में इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर। क्या होती है इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर? ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल या रिटर्न्स? इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर इज टू अर्न रेमनरेशन। उसे अपने रिटर्न से मतलब है सिर्फ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसमें लेना होता है स्टेक बिलो 10%। फिफ्थ, FPI is speculative in nature, that is risky। अब यार एट द एंड ऑफ द डे एफपीआई तो आप एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ही पैसा डाल रहे हो ना, तो इसमें बेटा स्पेकुलेशन होती है। मतलब आपने डाला, जैसे प्राइस अप गया आप सीधा बेच के निकल लोगे, आपने डाला लॉस हो गया आप बेच के निकल लोगे। बिजनेस बहुत स्पेकुलेटिव है यहाँ पे, लेकिन एफडीआई ऐसा नहीं होता। एफडीआई स्टेबल होता है, स्पेकुलेशन नहीं होती वहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म में मेहनत डालते हो, बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करते हो, फिर आपके प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये बहुत स्पेकुलेटिव और रिस्की होता है एफपीआई कंपेयरिंग टू एफडीआई। क्या एफपीआई में कोई डाउट? इसी के साथ आपके इन्वेस्टमेंट के एफडीआई एफपीआई होते हैं खत्म। सर क्या चैप्टर खत्म? नहीं, अभी छोटे छोटे पॉइंट बच गए। पेपर में जो आएगा वो यहीं खत्म हो गया है। अभी तक जितनी बार भी पेपर में आया है जो, वो यहीं पर इतना ही आया, इसके बाद नहीं आया। इसके बाद ना कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है, जैसे एफडीआई के या इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं तो पूरा लिखवा के पढ़ाऊंगा, बट पेपर ओरिएंटेड ये चैप्टर इतना ही है। आप बुक में जाओगे 10 या 12 पेज का ही चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर एकदम, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ पे? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कोई डाउट है तो प्लीज बताओ यार। अफीफा, अनन्या, अनन्या, निखिल, प्रीत, संध्या, संजना, संस्कृति, कोई डाउट है तो बताना। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। नो सर। डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। बढ़िया बच्चे, बढ़िया। एफडीआई और एफपीआई के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ऑल्दो हमने सारे डिफरेंसेस देख लिए, बट दैट पैड करेंगे जल्दी से एकदम। पहला कॉलम बनाओ बेसिस का, एक साइड एफपीआई, एफडीआई सॉरी, एक साइड एफपीआई। बेसिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 लिखो मीनिंग। It is the process whereby the resident of one country acquires ownership of an asset in another country। बेटा यहां पे आप अक्वायर क्या करते हो? अक्वायर ओनरशिप ऑफ एन असेट, अंडरलाइन कर लेना। इसे बोलते हैं रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करना। किसमें इन्वेस्ट करना? रियल कैपिटल में। लैंड, बिल्डिंग, ये सब खरीदते हो, प्लांट, मशीनरी, तो यार रियल कैपिटल ओनरशिप ऑफ एन एसेट में एक्वायर होता है। लेकिन एफपीआई में मैंने ऑलरेडी बताया
इट इज द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, पैसा लगाया पैसा निकाला, बिटवीन कंट्रीज, फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। रहमान भाई क्लियर है? यहां पे अक्वायर करेंगे ओनरशिप ऑफ द एसेट, वहां पे सिर्फ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल है, दैट्स इट। नंबर 2 बेसिस में लिखना बेटा, असेट इन्वॉल्व, यहां पे लिखो फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट होता है, रियल एसेट, और यहां पे सिर्फ फाइनेंशियल एसेट होते हैं, पैसा, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स। नंबर 3 भव्य भाई, ड्यूरेशन, एफडीआई किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए। ये किसके लिए होती है? शॉर्ट टर्म नेचर के लिए। 4th विड्रॉल। अब सुनो, एफडीआई या एफपीआई, दोनों में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किस में होगी? विड्रॉ में। एफडीआई, क्योंकि वहां पे आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, लैंड बिल्डिंग सब दूसरे कंट्री में ले रहे हो। अब एफपीआई तो शेयर ऑनलाइन हो जाता है, शेयर मार्केट में ऐप डाउनलोड करो, आप चाहो तो यहां से एप्पल के, टेस्ला के सारे शेयर खरीदो, प्राइस बढ़ेगा भेज दो। तो विड्रॉल में देख, लिख लो यहां पे। एक साइड बात करूं एफडीआई की, तो ये रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉ है, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉ। लेकिन जो एफपीआई है रिलेटिवली easy to withdraw, relatively easy to withdraw। 5th point, nature of investment। FDI is a non speculative investment, ये नॉन स्पेकुलेटिव है, लेकिन एफपीआई तो होती ही स्पेकुलेटिव है। मानसी, स्पेकुलेटिव मतलब आपने पैसा लगाया इस इंटेंशन से कि जैसे ही पैसा बढ़ेगा हम एग्जिट ले लेंगे, लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं होता। आप लगाते हो पैसा, वेट करते हो, बिजनेस ग्रो करते हो, पैसा लगाते हो, ग्रो करते हो, पैसा लगाते हो, वहां पे आपको एग्जिट नहीं लेना पैसे बढ़ने पे। लेकिन एफपीआई में स्पेकुलेटिव नेचर होता है, ग्रोथ होते प्रॉफिट देखते बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, किसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती होगी? एफडीआई में। बेटा जब मैं बिजनेस एस्टैब्लिश करूंगा, फैक्ट्री डालूंगा यूएस में, तो मैं अपनी मशीन लेके जाऊंगा, अपना टेक लेके जाऊंगा, अपना प्रोडक्ट लेके जाऊंगा। तो यहां पे याद रखना, टेक्नोलॉजी ओके कर लो यार, बस होती है यहां पे नहीं। और लास्ट है बेटा ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एफडीआई में होता है इंटरेस्ट इन ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल, ओएमसी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहां पे नो इंटरेस्ट इन ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल, ओनली ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल, ओएमसी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया ना, ओनली टू अर्न रेम्यूनरेशन। बेटा ये आपको एफडीआई एफपीआई का डिफरेंस मैंने प्रॉपर्ली लिखवा दिया, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, वहां पे असेट में लगेगी, वहां पे फाइनेंशियल होगी, फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे डिफिकल्ट टू विड्रॉ, इजी टू विड्रॉ, नॉन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी नहीं होगी, यहाँ पे ओएमसी का इंटरेस्ट है, वहां पे प्रॉफिट का इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर जो एग्जाम ओरिएंटेड था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी जो है वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं तो सारा पॉइंट पढ़ाऊंगा, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा आ गया आप देख लेना। ठीक है, अभी तक जितने भी पेपर हुए फाउंडेशन के, इसमें से हमेशा यही आया, एफडीआई, एफपीआई,
एफपीआई के फीचर, एफडीआई के फीचर, डिफरेंसेस पे क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एफडीआई, ये सब। चलिए जी, आप लाइन के सेंटर में हेडिंग डालना, बस छोटी सी 2 हेडिंग बच गई है, छोटी सी 2 हेडिंग। पहले आप हेडिंग डालना फैक्टर्स डिस्करेजिंग एफडीआई। हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स डिस्करेजिंग एफडीआई, लाइन के सेंटर में। मानसी जी, वो कौन से फैक्टर्स है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं? क्या करते हैं? ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, लीगल रिस्ट्रिक्शन, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन। अगर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी तो एफडीआई फिर डिस्करेज होगी ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर डिस्करेजिंग एफडीआई में आप 3 पॉइंट लिखो, 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। वन, 3। सबसे पहले है इकोनॉमिक फैक्टर, फिर है सोशल फैक्टर, और फिर है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। वर्ड की ऊपर डाला तो है, एडू जंक्शन। वर्ड की फाइल है नहीं अभी मेरे पास, अगली फाइल बनाऊंगा वो डाल दूंगा। हाँ, वो ना मैंने बनवाई थी किसी से, अगली वाली मैं वर्ड में ही मांग लूंगा फिर। एक वाला, एक असाइनमेंट दे दो, ये सेकंड ऑनवर्ड्स में डाल दूंगा। हाँ, ये नहीं होगा एडिट। हाँ, ये तो पीडीएफ है, इसको मत करना, एक दे दो आप, चैप्टर 1 का है ये। सेकंड ऑनवर्ड्स में वर्ड की फाइल भेजूंगा आपको। वैसे उसमें करना क्या है मैं उन्हें बोल दूंगा, नंबर डालना है। वो तो ऊपर डाल दिया मैंने, उसके नीचे नंबर डाल दो। एडू जंक्शन वाटर मार्क क्या होता है, जो पीछे आता है ना। हाँ, पीछे लिखा होता है। ठीक, जल्दी आओ भाई, तीनों फैक्टर। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। बिल्कुल, मैं पहले ही बता रहा हूं, सिर्फ रीड कर लेना एक बारी। लेस, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ऊपर तक ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। बस रीड कर लेना एक बारी ताकि कुछ छूटे ना। वो कौन से फैक्टर्स है जो एफडीआई को डिस्करेज करते हैं? नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज। अगर आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बैंकिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या कोई आपकी कंट्री में एफडीआई लगाने आएगा? नहीं आएगा, तो ये डिस्करेज करता है। नंबर 2, हाई इन्फ्लेशन रेट्स। मानसी बेटा, अगर कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं तो क्या कोई आपकी कंट्री में बिजनेस करने आएगा? वो लगेगा यार अभी आऊंगा, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, सेल्स ही नहीं होगी। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना भी अच्छा नहीं होता, एफडीआई पसंद नहीं करता। नेक्स्ट है बीओपी डेफिशिएट। अगर एक ऐसी कंट्री जो सिर्फ इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट नहीं करती, तो बीओपी डेफिशिएट में एफडीआई डिस्करेज होती है कि भाई ये तो एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं, हम इसके आ गए, प्रोडक्ट बना दिया, तो हमारा तो सामान बाहर बिकेगा ही नहीं, तो इस कंट्री में इन्वेस्ट मत करो। अब चाइना जो है, चाइना एफडीआई के लिए सबसे फेवरेबल क्यों माना जाता है? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, बीओपी इतना तगड़े तरीके से सरप्लस में, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है।
बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट करता है। बीओपी सरप्लस में कुछ हर कंट्री को पता है यहां जाएंगे बिजनेस बनाएंगे, यहां भी बिकेगा सामान, और ये तो बड़ा एक्सपोर्टर है, बाहर भी बेचेगा हमारा सामान। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आना पसंद नहीं करते। पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। लो ग्रोथ पोटेंशियल, मैम मुझे अभी चाहिए 4:30 बजे, 4:30 बजे बैच स्टार्ट होगा, उनको देना है मेरे को असाइनमेंट। ठीक है भैया, ये है फैक्टर्स डिस्करेजिंग एफडीआई। और एक कौन से फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर। कौन से फैक्टर है बेटा? इकोनॉमिक। अब देखते हैं सोशल फैक्टर कौन से है। नंबर 1, पुअर लिटरेसी एंड लो लेवल ऑफ लेबर स्किल्स। अगर हमारे लेबर लिटरेट नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो क्या हमारी कंट्री में बिजनेस लगाने आएगा कोई? लगेगा यार ये तो लेबर ही अच्छा नहीं है यार, ये प्रोडक्शन खराब करता है, इतना इलिटरेट से बार बार समझा दो फिर भी काम नहीं कर पा रहा। तो ये भी एफडीआई को डिस्करेज करेगा अगर आपकी कंट्री में पुअर लेबर है, पुअर इलिटरेट लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है। सेकंड, रिजिडिटी इन लेबर मार्केट। अगर आपकी कंट्री की जो लेबर है वो बहुत रिजिड है, रिजिड मतलब समझते हो ना, फिक्स है, मतलब ना ही पैसे थोड़ा ऊपर नीचे करती है, कभी ओवर टाइम करना हुआ तो बेटा एक लेबर को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। अब अगर कोई आज सौरभ सर मेरे को बोलेंगे रोहित सर थोड़ा क्लास एक्सटेंड कर लो, आज मैं ऑफ पे हूँ प्लीज आप थोड़ा लंबी क्लास ले लो, तो हम आपस में जब तक कोऑपरेट करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चल पाती है। अब मैं रिजिड हो जाऊँ, नहीं सर मेरे को तो 1 घंटा पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। थर्ड क्या है? लैंग्वेज बैरियर्स। आपकी कंट्री में लैंग्वेज बैरियर है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आना पसंद नहीं करते, थोड़ा डिस्करेज होते हैं। फोर्थ, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आपकी कंट्री में मालिक और लेबर में आपस में लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे के बाल पकड़ के भाई मार रहे एक दूसरे को, तुम कह रहे हो मैं तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने आया था तो लड़ाई हो रही है मैं जा रहा हूं, एफडीआई डिस्करेज हो जाती है। फिफ्थ, एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी का एब्सेंस है। और लास्ट लिख लो बेटा, लैक ऑफ फ्रेंडली एटीट्यूड टोवर्ड्स इन्वेस्टर्स। अगर आपकी गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं मेंटेन करती, वो भी एफडीआई को डिस्करेज करती है। अब बाहर से इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आ रहे हैं इन्वेस्ट करने, आप उन पे भाई कंट्रोल लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, ये वो, तो अगली बार से थोड़ी आएंगे। तो दीज आर सम सोशल फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट आ जाओ, लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ये भी 2-4 बता दो थोड़े से। ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स एंड करप्शन। बाहर से इन्वेस्टर्स आए आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने, लैंड खरीद रहे, लैंड का मैप ही पास होके नहीं दे रहा, ऑफिस में गए तो बोल रहे भैया 10 लाख की करप्शन चाहिए तब लैंड का पास करेंगे। क्या ये जो इंप्रेशन जाता है ये अच्छा जाता है? अबे भैया कंट्री में करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, तो एफडीआई डिस्करेज होती है कि बेकार है क्या इन्वेस्ट करना। सेकंड, कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत तगड़ी है, कॉम्प्लेक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज,
प्रोसेस बहुत लंबा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है। अनफेवरेबल टैक्स पॉलिसीज, सरकार ने टैक्स की पॉलिसीज अनफेवरेबल बनाई है। फिफ्थ, अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट, आपकी गवर्नमेंट ही अनस्टेबल है, कभी कोई गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कभी कोई गवर्नमेंट चेंज हो रही है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, अगर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ज्यादा है वो भी एफडीआई को डिस्करेज करता है। दैट्स इट। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? अबे डट जा, भी एक टॉपिक और बचा है। हाँ, फिर एक होमवर्क भी मिलेगा थोड़ा सा आज पहली बार। हाँ यार, वो अब रीड करने का है, तुम्हें रीड ही करना है। हाँ बस बुक से रीड करना है, नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ बुक से रीड करना है। दे दूं बुक से रीड करने वाला पार्ट बता दूं? चलो फिर, चलो ठीक है। मैं पहले बता रहा हूं यहां तक की इंपॉर्टेंस है, ये वाले पॉइंट रीड करने हैं, बस मैंने लिखवा दिए। ऐसे बेनिफिट और वो भी मुझे लिखवाने थे, बट कोई नहीं, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप प्लीज इसे रीड कर लेना। अब इसके बाद 2 हेडिंग्स आपको पढ़नी है बुक से आज ही, और अच्छे बच्चे नोट्स भी बना लेना अगर बना पाओ तो। पहली हेडिंग डालो, मतलब हेडिंग तो डाल लो जो पढ़ना है, चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा ना आपका। एक हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, और दूसरी हेडिंग है प्रॉब्लम्स या फिर कॉस्ट ऑफ एफडीआई। और ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, मतलब अगर इंडिया में यूएस से इन्वेस्टमेंट लगाएगा तो इंडिया को क्या बेनिफिट होंगे और क्या प्रॉब्लम्स होंगी, समझ रहे हो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब एफडीआई आएंगी, सुनो, टोयोटा आया अपना प्लांट लगा दिया यहाँ पे, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, ये एक बेनिफिट है। कस्टमर को सर्विसेज क्या मिलेगी? अच्छी। प्राइस क्या होंगे? कम। अब यही चीज एक थ्रेट भी है, प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जब एफडीआई आएंगी कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए क्या होगा? खतरा, डिसएडवांटेज, थ्रेट। समझ रहे हो ना? तो एफडीआई के 9 या 10 बेनिफिट है और 9 या 10 शायद प्रॉब्लम्स है। एक पेज में सारे बेनिफिट लिखे हुए, एक पेज में सारी प्रॉब्लम लिखे हुए, 2-2 लाइन लिखे हुए, आप उसका क्रक्स देख लेना बस, और हाईलाइट करके एक बार रीड कर लेना। क्लियर है भाई? 100%। ये काम आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ऑल्दो मैं कभी होमवर्क देता नहीं हूं, लेकिन ये कर लेना रीड, ठीक है? कहां देता हूं यार, लिखने के वाला पार्ट ही है वो, तो एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी देता हूं। ये काम अब आज गिरा के देख लेना, 2 पेज है बस, एक पेज बेनिफिट का, एक पेज प्रॉब्लम्स का। इसी के साथ बेटा आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है खत्म, इसी के साथ हमारा सिलेबस होता है फिनिश। ये दोबारा करवा देता हूं ना एक बार सारा, ठीक है? हाँ, ये डन है ना? प्लीज यार देखो, रिक्वेस्ट करो, ये एक बार रीड जरूर कर लेना। मैं ना गिल्ट में नहीं रहना चाहता कि भाई एक टॉपिक छोड़ा, किस्मत खराब इसी में से आ गया। आज तक 2018 से फाउंड अभी मतलब 4-5 अटेम्प्ट हो गए हैं जब से ये आया है सिलेबस में। इससे पहले ये इंटर में था, 2018 में इंटर में आया था, इस पे से क्वेश्चन कभी बना नहीं। हमेशा वो एफडीआई एफपीआई में खेलता है, टाइप्स में खेलता है, डिफरेंस में खेलता है। बट आप पढ़ लेना एक बारी, ठीक है? सिलेबस हो गया बेटा डन। आपसे मिलेंगे संडे को। संडे को आपकी 3-4 घंटा, मुझे नहीं पता, जितनी मेरे पे हिम्मत रही, जितना आपके पास बैठने का समर्थ रहा, बैठ जाएंगे। और कॉन्सेप्ट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, सप्लाई, तीनों चैप्टर, मतलब 1.5 घंटा में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ले रहा हूं, 1.5 से 2 घंटा में डिमांड ले रहा हूं, और 40-45 मिनट में सप्लाई के लिए ले रहा हूं। तो आप लगा लो 1.5, 3, 4 घंटा अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो। पूरा वन शॉट में पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बाकी जितना हो जाए, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।